वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक की। तो इस टॉपिक को हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जहाँ पे हमने बात की थी व्हाट इज एग्जैक्टली डेडलॉक अवॉइडेंस एंड डेडलॉक अवॉइडेंस का बेसिक डिफरेंस क्या रहता है एज कम्पेयर टू डेडलॉक प्रिवेंशन। तो हमने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी देखा था जहाँ पे हमने कोशिश की डेडलॉक को अवॉइड करने की। बट आज इसकी प्रॉपर टेक्निक्स हम पढ़ेंगे कि डेडलॉक अवॉइडेंस में कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज होता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, डेडलॉक अवॉइडेंस में हम क्या करेंगे, हम एंटिसिपेट करेंगे कि डेडलॉक हो रहा है या नहीं। अगर डेडलॉक हो रहा है तो हम उसका करेक्टिव मेजर लेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। तो अगर डेडलॉक आप ये फाइंड आउट करते हो इस टाइम आपकी करंट स्टेट क्या है। अगर स्टेट आपकी सेफ है तो दैट मीन्स डेडलॉक के चांसेस नहीं है, यू विल नॉट टेक एनी करेक्टिव मेजर्स। बट अगर आपकी जो स्टेट है वो अनसेफ आ रही है तो इसका मतलब आपको वापस से रोल बैक करना है या आपको कुछ ना कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना है ताकि डेडलॉक ना आए। तो अब डेडलॉक की अवॉइडेंस का हमने जब एक न्यूमेरिकल देखा तो उसमें हमने बेसिकली उसको कॉमन सेंस से सॉल्व किया था। बट प्रॉपर प्रोसीजर अब फॉलो करेंगे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन यूजिंग द डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक। तो जब मैं डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक की बात करती हूँ, दो टाइप की टेक्निक है। तो जो पहली टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे दैट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम, और दूसरी टेक्निक है बैंकर्स एल्गोरिथम। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ बैंकर्स एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। बट जहाँ तक मैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम की बात करूँ, इसमें ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन बनता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम पूछते हैं। बट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब हम डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करेंगे तो दो टाइप की टेक्निक आएगी। पहली आपकी है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम और दूसरी है आपकी बैंकर्स एल्गोरिथम। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम है वो सिर्फ सिंगल इंस्टेंट रिसोर्स टाइप के लिए है। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, इट इज ओनली फॉर। बट अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो की बात करो तो रियल लाइफ में क्या होगा, कभी भी रिसोर्सेज का जो इंस्टेंस होगा, सारे रिसोर्सेज का इंस्टेंस वो सिंगल नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपके पास सिस्टम में हो सकता है एक से ज़्यादा प्रिंटर हो, एक से ज़्यादा टेप ड्राइवर्स हो, या एक से ज़्यादा सीडी रोम हो, या किसी भी मैं रिसोर्स की बात करूँ तो वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो उस केस में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम का यूज़ नहीं हो सकता। तो उस केस में हम यूज़ करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम का। तो जहाँ तक बैंकर्स एल्गोरिथम की बात है, वो तब भी यूज होगा व्हेन वी हैव सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप, और जब हमारे पास होगा मल्टीपल टाइप। तो इसका मतलब ये हो गया, चाहे आपके पास सारे रिसोर्सेस का इंस्टेंस सिंगल हो या मल्टीपल हो, दोनों केस में आप यूज कर सकते हो बैंकर्स एल्गोरिथम का। बट फिर भी हम बैंकर्स एल्गोरिथम को सिंगल इंस्टेंस के लिए यूज नहीं करते। सिंगल इंस्टेंस जब भी आएगा तो हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम का ही यूज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंकर्स एल्गोरिथम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। तो अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज का इंस्टेंस सिंगल है तो बैंकर जैसी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लगा सकते हो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। बट अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप है तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको लगानी पड़ेगी बैंकर्स एल्गोरिथम, और जो कि बहुत ही पॉपुलर है एज वेल एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट उससे पहले हम देखेंगे आज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम के बारे में। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये क्यों यूज होता है। ये डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज होगा, बट ओनली इन केस ऑफ सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप। तो सबसे पहले ये इट इज यूज फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस इन केस ऑफ ओनली सिंगल इंस्टेंस टाइप।
तो सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप के लिए यूज होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रिसोर्सेस एक ही होंगे, जैसे सिर्फ आपके पास एक प्रिंटर हो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये जितने भी रिसोर्सेज होंगे सब एक एक होंगे। जैसे एक प्रिंटर होगा, एक सीडी रोम होगा, एक टेप ड्राइवर होगा, एक मेमोरी होगा। जितने भी मैं रिसोर्सेज की बात करूं उनका नंबर एक होगा, चाहे रिसोर्सेज कितने भी हो सकते हैं। तो इट इज अ सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप। तो ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम के बारे में देखेंगे, बट इसके बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज पहले से ही दे चुके हैं, या इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले से ही पढ़ चुके हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम में आप क्या करोगे, आप एक ग्राफ बनाओगे जिसमें हमारे पास होंगे प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेस। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सबसे पहले आपके पास होंगे प्रोसेसेस, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे विद सर्कल। तो P जैसे आपका प्रोसेसेस हो गया। तो जैसे हमने बात की P1, P2, जितने भी सिस्टम में प्रोसेसेस होंगे आप उनको रिप्रेजेंट करोगे विद अ सर्कल। उसके बाद आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको आप रिप्रेजेंट करोगे स्क्वायर। तो लाइक रिसोर्स R1, रिसोर्स R2 और रिसोर्स R3। ठीक है, तो क्योंकि इनका इंस्टेंस सिंगल है तो इसको हमने ऐसे लिखा है। अगर इन केस ऑफ मल्टीपल हम इसको ऐसे लिखते R1 और इसके पास दो इंस्टेंसेस हैं, तो ये मल्टीपल इंस्टेंस का केस है। मल्टीपल इंस्टेंस का केस मीन जैसे R1 मेरा प्रिंटर है, तो ये बता रहा है कि हमारे पास सिस्टम में दो प्रिंटर है, इसलिए हमने दो डॉट शो की है। बट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम हम इस केस में यूज नहीं करेंगे। जब मल्टीपल इंस्टेंस होगा तब आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम नहीं यूज कर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट किया प्रोसेसेस को सर्कल से और रिसोर्सेस को स्क्वायर से। उसके बाद हमने दो टाइप्स की एज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज रिक्वेस्ट एज। तो रिक्वेस्ट एज क्या बताएंगे कि कौन सा प्रोसेस कौन से रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर हमारे को बताना है P1 रिक्वेस्ट फॉर R2, अगर हमें ये शो करना है कि P1 रिक्वेस्ट फॉर R2, तो P1 हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, देन R2 रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर से। एंड क्योंकि P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए तो एज जाएगी फ्रॉम P1 टू R2। एज की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या बता रही है, रिक्वेस्ट एज। जब आपके पास एज जाएगी फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स तो वो उसका डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स, तो दैट मीन्स वो आपकी है रिक्वेस्ट एज। उसके बाद नेक्स्ट एज होगी आपकी असाइनमेंट एज। असाइनमेंट एज मीन्स कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को एलोकेटेड है। तो असाइनमेंट क्या बता रहा है, एलोकेशन के बारे में। तो दैट मीन्स अगर हमें ये शो करना है R2 इज हेल्ड बाय P2, या हेल्ड कह ले या फिर हम कह दें एलोकेटेड टू टू। अगर हमारे को ये शो करना है R2 इज एलोकेटेड टू P2, तो हमारी एज का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम R2 टू। ठीक है, यहाँ पे जो एज का डायरेक्शन होगा फ्रॉम द रिसोर्स टू प्रोसेस होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, एक आपकी होगी रिक्वेस्ट एज और एक होगी असाइनमेंट एज। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज करेंगे तो एक नई टाइप की एज आएगी, दैट इज क्लेम एज। ठीक है, ये एक नई टाइप की एज है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम दी अर्लियर थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो क्लेम एज का क्या मतलब है, जब आप डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करते हो तो डेडलॉक अवॉइडेंस में आपको फ्यूचर का भी पता होना चाहिए कि एक प्रोसेस को कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो जिससे पहले भी हमने न्यूमेरिकल पढ़ा है उसमें भी हमने इसकी बात की है कि स्टार्टिंग में ही आपको बताना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज की आपको जरूरत पड़ेगी चाहे फ्यूचर में पड़ेगी। तो यहाँ पे भी वही बात होगी, क्लेम एज किस लिए बनाएंगे हम, कि प्रोसेस को किस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। सो क्लेम एज शोज अबाउट द फ्यूचर। अभी उसने उस रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं की है बट फ्यूचर में वो उसकी रिक्वेस्ट कर सकता है। तो अगर मैंने ये ड्रॉ किया है P1 में रिक्वेस्ट
फॉर R1 इन फ्यूचर। यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है, बट जो रिक्वेस्ट की बात हो रही है वो फ्यूचर के लिए हो रही है, वो अभी के लिए नहीं हो रही है। दैट इज द डिफरेंस थिंग। ये डिफरेंस है रिक्वेस्ट एज और क्लेम एज के बीच में। तो क्लेम एज में भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो जो रिक्वेस्ट होगी वो फ्यूचर में होगी। तो क्लेम एज जब हम शो करेंगे रिक्वेस्ट एज की तरह ही होगी, बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे जो आपका एरो होगा या लाइन होगी दैट विल बी डैश्ड। तो P1 जो है वो रिक्वेस्ट करेगा R1 इन फ्यूचर। तो अगर ये मेरा डैश्ड एरो है तो ये शो कर रहा है कि ये क्लेम एज है। ये अभी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बट फ्यूचर में रिक्वेस्ट कर सकता है। तो जब भी हम डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करेंगे तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए बहुत जरूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेसेस किन किन रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेंगे, और चाहे आज ना करे, थोड़ी देर बाद करे, मतलब चाहे अभी ना करे बट फ्यूचर में करेंगे। तो ये कंप्लीट नॉलेज होने के बाद ही हम डेडलॉक अवॉइडेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम का हमें यूज करना है। उसमें जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे उसके अलावा एक नई एज हमने इंक्लूड कर दी, दैट इज क्लेम एज। क्लेम एज में आपको ये पता होगा कि कौन से प्रोसेसेस किस रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो क्लेम एज को हम शो करेंगे डैश एरो से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी आपकी रिक्वेस्ट एज है और कौन सी आपकी क्लेम एज। ठीक है, उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम क्या कहेगा, बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग में आप डायग्राम बनाइए, अपना पूरा कंप्लीट कीजिए। जब आपको एलोकेशन करना है तो क्या होगा, उस टाइम पे क्लेम एज कन्वर्ट हो जाएगा रिक्वेस्ट एज में। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे शो किया है, अगर आप इस डायग्राम में देखें हमने ये शो किया है कि P1 में रिक्वेस्ट फॉर R1 इन फ्यूचर। तो अगर P1 ने R1 की रिक्वेस्ट कर ली तो अब क्या होगा, इस केस में ये जो क्लेम एज है ये कन्वर्ट हो जाएगी रिक्वेस्ट एज में। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, अभी हमने ये शो किया था कि P1 में रिक्वेस्ट फॉर R1 इन फ्यूचर, बट अब फ्यूचर की बात नहीं। अगर P1 ने R1 की रिक्वेस्ट कर दी तो क्या होगा, ये क्लेम एज कन्वर्ट हो जाएगी रिक्वेस्ट एज में। अब हम देखेंगे कि क्या साइकिल बन रही है या नहीं। इन केस ऑफ साइकिल हमेशा डेडलॉक होगा। तो आपको क्या करना है, अगर साइकिल बन रही है तो इसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे, दैट मीन्स क्लेम एज कन्वर्ट नहीं होगी रिक्वेस्ट एज में। क्यों नहीं कन्वर्ट होगी, क्योंकि उससे बन रही है साइकिल, और साइकिल का मतलब है डेडलॉक हो रहा है। बट इन केस साइकिल नहीं बन रही तो आप क्लेम एज को रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट कर दोगे। सिंपल मैकेनिज्म है। सिंपल मैकेनिज्म में यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमने पूरा अपना डायग्राम बनाया, सिस्टम का वो एक ओवरव्यू बनाया है यूजिंग द रिक्वेस्ट एज, असाइनमेंट एज और क्लेम एज। अगर तो क्लेम एज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं जब रिक्वेस्ट एज में साइकिल बन रही है तो वो काम हम नहीं करेंगे। वो काम हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसका मतलब हो गया डेडलॉक। साइकिल का मतलब क्या है, हर कोई किसी और के लिए वेट कर रहा है। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ये कौन सी कंडीशन थी आपकी, ये कंडीशन थी आपकी सर्कुलर वेट की। तो अगर आपकी साइकिल बन रही है तो वो काम आप नहीं करोगे। अगर साइकिल नहीं बन रही है तो आप आगे प्रोसीड करोगे एंड क्लेम एज विल बी कन्वर्टेड टू योर रिक्वेस्ट एज। तो इसको हम लिख लेते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम क्या कह रहे हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम में जैसा हमने देखा, हमें क्या करना है, क्लेम एज को कन्वर्ट करना है रिक्वेस्ट एज में। अगर साइकिल बनेगी तो हमें आगे प्रोसीड नहीं करना, हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्लेम एज ही रहने देंगे। बट अगर हमारा कन्वर्जन के बाद साइकिल नहीं बनती तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे। एक न्यूमेरिकल के थ्रू ये देखते हैं। सो आई राइट वन क्वेश्चन। सबसे पहले हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में लिखा है P1 होल्ड्स रिसोर्स R1 एंड P2 रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स R1। तो हमारे पास प्रोसेसेस कौन से हो गए, एक प्रोसेस हो गया हमारे पास P1 और एक प्रोसेस हो गया P2। और रिसोर्स की बात करें, अभी हमारे पास एक रिसोर्स है R1। ठीक है, कोई भी इंस्टेंस की बात नहीं हुई है, तो सारे रिसोर्सेज किस टाइप के हैं, सिंगल इंस्टेंस के टाइप के। तो अब हमारे को कहा है कि P1 होल्ड्स R1, तो एज कहाँ से बनेगी, फ्रॉम R1 टू P1, क्योंकि होल्ड की बात की है, एलोकेशन की बात की है। नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है P2 रिक्वेस्ट फॉर R1।
सो दैट मीन्स एज का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम P2 टू R1, क्योंकि ये रिक्वेस्ट एज है। अभी फ्यूचर की बात नहीं हमने की है, ये रिक्वेस्ट की बात की है, तो एज बनेगी फ्रॉम P2 टू R1 एंड दैट विल बी सॉलिड एज। उसके बाद अगर आप आगे लाइन में पढ़ेंगे यहाँ पे P1 एंड P2 में रिक्वेस्ट फॉर R2 इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या हो गया, एक और आपके पास रिसोर्स है R2 और P1 और P2 इनकी रिक्वेस्ट करेंगे, बट वो रिक्वेस्ट कब करेंगे, फ्यूचर में। तो दैट मीन्स आपकी होगी डैश लाइन। तो दिस इज द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यूजिंग द क्लेम एज। अभी यहाँ पे साइकिल नहीं है, तो दैट मीन्स सिस्टम को पता है कि डेडलॉक नहीं है। अब कुछ केसेस देखते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, नाउ हम एक केस लेते हैं P2 रिक्वेस्ट फॉर R2। अभी हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि P2 में रिक्वेस्ट फॉर R2 इन फ्यूचर। बट अगर हम ये केस ले, P2 नाउ रिक्वेस्ट फॉर R2, अगर P2 ने R2 की रिक्वेस्ट की तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्लेम एज को कन्वर्ट करेंगे रिक्वेस्ट एज में, क्योंकि क्लेम एज बताती है फ्यूचर की, बट अब प्रेजेंट में ही रिक्वेस्ट आ गई है तो हम क्लेम एज को कन्वर्ट करेंगे रिक्वेस्ट एज में। तो अब इस केस में P2 नाउ रिक्वेस्ट फॉर R2, तो इसका मतलब अब ये क्लेम एज जो कन्वर्ट हो जाएगी, ये क्लेम एज कन्वर्ट होगी यहाँ पे रिक्वेस्ट एज में। जो आपकी डैश लाइन थी वो कन्वर्ट होगी इन दी सॉलिड लाइन। अब सॉलिड लाइन में कन्वर्ट होने के बाद आप ये देखोगे कि कहीं साइकिल तो नहीं बन रही। तो अगर इस केस में आप देखो, इस केस में कोई साइकिल नहीं बन रही, तो इसका मतलब हम ये रिक्वेस्ट ग्रांट कर सकते हैं। इस केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ वी कैन ग्रांट the request of P2 to R2. So suppose now R2 is allocated। अब हम ये केस लेके चलते हैं, क्योंकि P2 ने रिक्वेस्ट की R2 की और R2 फ्री है, तो इसका मतलब हम उसको एलोकेट कर देंगे। तो एलोकेशन के बाद क्या होगा, इस एज की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे ये जो एज में शो कर रही हूँ, इस एज की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब रिक्वेस्ट की जगह क्या बन गया, ये एलोकेशन एज। तो दैट मीन्स अब आपके पास ये सिनेरियो हो गया, रिक्वेस्ट एज कन्वर्ट हो गया असाइनमेंट एज में, क्योंकि R2 फ्री था और P2 ने उसकी रिक्वेस्ट की थी और उसके रिक्वेस्ट करने के वक्त पे कोई साइकिल नहीं बनी थी, तो हमने वो रिक्वेस्ट ग्रांट भी कर दी। अब केस लेते हैं हम P1 रिक्वेस्ट फॉर R2। तो अब देखते हैं क्या ये रिक्वेस्ट फुलफिल हम कर सकते हैं। नाउ P1 रिक्वेस्ट फॉर R2, अगर P1 रिक्वेस्ट करता है R2 की, तो क्या होगा, ये जो आपकी क्लेम एज है यहाँ पे मैंने शो की है, ये क्लेम एज कन्वर्ट हो जाएगी रिक्वेस्ट एज में। सो दैट मीन्स अब ये आपकी सॉलिड लाइन आ गई। तो क्लेम एज कन्वर्ट हुई रिक्वेस्ट एज में। अब आप देखेंगे कि क्या साइकिल बन रही है, तो इस केस में देखेंगे साइकिल बन रही है फ्रॉम P1 टू R2 टू P2 टू R1 से P1। तो अगर आप ये देखिए, ये कंप्लीट इस डायग्राम में एक साइकिल बन रही है फ्रॉम P1 से लेके R2, देन P2, देन R1 एंड देन वापस P1। तो क्योंकि ये साइकिल बन रही है, तो साइकिल इज फॉर्म तो क्योंकि कन्वर्जन के बाद एक साइकिल बन रही थी, तो हम इस रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं करेंगे, साइकिल नहीं बनाएंगे। तो फाइनली आपके डायग्राम में क्या रहा, R1 R2 तो यहाँ पे क्लेम एज एज इट इज रहेगी, उसको आप रिक्वेस्ट एज में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे रिक्वेस्ट एज में कन्वर्ट करते एक साइकिल आ जाती। एंड साइकिल का क्या मतलब होता है, डेडलॉक। साइकिल बनने से सर्कुलर वेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है एंड दैट मीन्स
यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड इट इज अ डेडलॉक स्टेट। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेडलॉक है या नहीं, प्लस हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस केस में डेडलॉक को अवॉइड किया है। जैसे हमने देखा कि इस एज को कन्वर्ट करने से डेडलॉक के चांसेस हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, वो क्लेम एज को एज इट इज रहने दिया, तो हमने डेडलॉक को अवॉइड कर लिया। सो डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड यूजिंग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक। So before going further, we'll do a quick knowledge check. आज के लेक्चर में हमने देखा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक। तो डेडलॉक अवॉइडेंस की दो टेक्निक्स थी। जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक है दैट इज यूज फॉर सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप, जब आपके रिसोर्सेज का नंबर 1 हो। रिसोर्सेज कितने भी हो सकते हैं, उनका नंबर या काउंट 1 रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं, प्रिंटर भी है, CD रोम भी है, टेप ड्राइवर भी है, मेमोरी भी है, जितने भी रिसोर्सेज है वो मल्टीपल हो सकते हैं, बट सबका काउंट एक रहेगा। जैसे एक प्रिंटर होगा, एक CD रोम होगा। तो इस सिनेरियो में आप यूज कर सकते हो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक। अगर आपके पास मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्स है तो उस केस में आपको बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज ही करना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक बहुत सिंपल था। इसमें एक हमने नई टाइप की एज यूज की, दैट इज क्लेम एज। क्लेम एज मीन्स कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स का रिक्वेस्ट कर सकता है बट इन फ्यूचर। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ टेक्निक ये बोलता है कि अगर क्लेम एज को हम कन्वर्ट करेंगे इन रिक्वेस्ट एज, जब किसी प्रोसेस ने रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है तो हम क्लेम एज को कन्वर्ट करेंगे इन रिक्वेस्ट एज, और इस कन्वर्जन से अगर साइकिल फॉर्म हो रही है तो आप प्रोसीड नहीं करोगे, क्योंकि साइकिल फॉर्म होने का मतलब है कि डेडलॉक होगा, एंड डेडलॉक को हम इस केस में अवॉइड कर लेंगे। बट इन केस अगर साइकिल नहीं बन रही होगी तो यू कैन प्रोसीड।